नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, न्यूज को शुरू करने से पहले, ये खबर शुरू करने से पहले हम आपको एक स्लोगन देंगे। नो डाउट, महाराजगंज का रिजल्ट आउट। चर्चा इसी सब्जेक्ट के बीच होगी कि महाराजगंज में कोई डाउट नहीं है, रिजल्ट लगभग आउट है। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा। महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के कई बूथों पर मैंने खुद महसूस किया है। उन बूथों पर जाकर लोगों से बातचीत की है, कैमरा के ऊपर भी और कैमरा हटाकर भी। और दोनों का जो अनुभव है इतने दिनों का, उससे मैंने महाराजगंज के बारे में कुछ महसूस किया है। और जो महसूस किया है वही मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए यदि आप महाराजगंज के रिजल्ट को जानना चाहते हैं, मतगणना से पहले समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अब किसी को इसमें ऐतराज हो सकता है, तो ऐतराज के लिए मेरे यहाँ कमेंट बॉक्स भी है। आप अपने विचारों को बड़े अच्छे ढंग से उस पर लिखिए। हो सकता है आपका एनालिसिस सही हो, लेकिन मैंने जो महसूस किया है वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, महाराजगंज में हुआ क्या है। भाजपा का अंतिम दाव और नीतीश कुमार का जो वोटर है, वो दोनों जब एक साथ बूस्टर डोज की तरह काम किया तो हेमनारायण शाह की राहें जो है वो आसान हो गई महाराजगंज में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नो डाउट, महाराजगंज का रिजल्ट आउट। अब देखिए ये हुआ क्या है, कैसे ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि देखिए महाराजगंज में जो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हैं हेमनारायण शाह, उनसे भारी नाराजगी थी। किसको? बीजेपी को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को नहीं, लेकिन महाराजगंज में जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनमें से अधिकांश लोगों को हेमनारायण शाह से नाराजगी थी। और इसके पीछे कई कारण हैं। आप स्थानीय स्तर पर हैं तो जानते हैं। बाहर के लोगों को बता दो कि हेमनारायण शाह जब 2015 में आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर जीते थे, तो 5 सालों का जो उनका कार्यकाल था वो बीजेपी के लिए कहीं से भी उपयोगी नहीं था। उनका जो कार्य करने का तरीका था उस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का ऐतराज शुरू से ही रहा। जब 20 में चुनाव लड़े जब हेमनारायण शाह, तो भी वो समझ नहीं पाए कि बीजेपी के साथ अब वो है, और बीजेपी के साथ जब वो हैं तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तरजीह देना पड़ेगा, न कि आरजेडी के। क्योंकि वो आरजेडी के साथ जीते हुए थे तो उनके वोटरों को अपना वोटर मानकर वो चुनाव लड़े थे। 2020 का परिणाम ये हुआ कि वो हार गए। 2020 से 2025 के बीच में उन्होंने काफी मेहनत किया, अपने वोटरों को पहचाना कि जब हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है तो बीजेपी के लोग ही हमारे साथ आएंगे। तो नाराजगी थी। जब टिकट हेमनारायण शाह को मिला तो जो सवर्ण समाज है उसके पास नाराजगी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। जो व्यक्तिगत संबंध है वो संबंधों को छोड़ दिया जाए तो मास लेवल पर हेमनारायण शाह से नाराजगी थी, ऊहापोह की स्थिति थी। लोग वोट तो देना चाहते थे नीतीश कुमार को, लोग वोट देना चाहते थे एनडीए को, ये मैं स्वर्ण समाज की बात कर रहा हूं, लेकिन वो हेमनारायण शाह को नहीं चाहते थे। यही एक दुविधा की बात थी। वहीं दूसरी तरफ जो जेडीयू के कार्यकर्ता थे वो पूरी मुस्तैदी के साथ हेमनारायण शाह के साथ खड़े थे। एक तो नीतीश कुमार का प्रभाव, दूसरा जब वो चुनाव जीते थे तो जदयू में तो वो थे ही, तो जदयू के कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेकर चले थे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो ये बातें हो रही थी और इसी का लाभ मिल रहा था आरजेडी के प्रत्याशी विशाल जायसवाल को। इसी का लाभ मिल रहा था नीतीश द्विवेदी को। नीतीश द्विवेदी चूंकि महागठबंधन से काफी प्रयासरत थे, एक अजब माहौल महाराजगंज में बनाया था जिसका प्रभाव पूरे बिहार पर था। लोग नीतीश द्विवेदी को लेकर आशान्वित थे कि एक ऐसा युवा महाराजगंज में आया है जो राजनीति की दशा दिशा तय करेगा। एक ऐसा युवा आया है जो अपने विरोधियों के बारे में कुछ गलत सलत नहीं बोलता, बल्कि अपने कार्यों को गिनाता है। तो ये नीतीश द्विवेदी को लेकर परसेप्शन था। हेमनारायण शाह को लेकर जो परसेप्शन था वो मैंने आपको बता दिया। विशाल जायसवाल पर बाहरी होने का परसेप्शन सबसे ज्यादा हावी था। विजय शंकर दुबे यहाँ से पिछले विधायक थे, वो भी बाहर के थे। बाहर क्या, रघुनाथपुर के थे। लेकिन चूंकि उन्होंने वो इंटरेस्ट नहीं दिखाया महाराजगंज को लेकर, तो लोगों को लगा कि बाहर से लोग आते हैं, जीत कर चले जाते हैं, लेकिन कुछ होगा नहीं। तो एक तरह से जैसे टिकट नहीं मिला था उस समय से भारी विरोध था। लेकिन आरजेडी ने जैसे टिकट दिया विशाल जायसवाल को, राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, लालू प्रसाद यादव के परिवार के करीबी, पिताजी एमएलसी, सब सेटिंग जानते हैं लोग, तो उन लोगों ने आरजेडी के लोगों को मिला लिया। बाहरी और भीतरी का मुद्दा कम हुआ और तब लड़ाई वापस आई। लड़ाई आई तो ऐसा लगा कि आरजेडी जो है वो अब मुस्तैदी के साथ बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। महाराजगंज में वो जीत का परचम लहरा देगा। पैसे का प्रभाव, संपर्कों का प्रभाव, बड़े होने का प्रभाव सब काम कर रहा था। लेकिन 5 तारीख की रात, मैं हमेशा कहता हूं कि कयामत की रात को जो बदलाव होता है वही हार और वही जीत दिलाता है। नीतीश द्विवेदी के पक्ष में भी लहर चल रहा था और ऐसा लगा कि पूरा वोट नीतीश द्विवेदी के तरफ शिफ्ट हो जाएगा और उसका लाभ विशाल जायसवाल को मिलेगा। और जैसे ही ये संदेश गया तो जो लोग एनडीए के सपोर्टर रहे हैं पहले, जिन्हें एनडीए का वोटर माना जाता है, बड़ी तेजी से वो हेमनारायण शाह के पक्ष में गोलबंद हुए। और इसमें बड़ा खेल बीजेपी ने किया। बीजेपी के ऊपर से एक संदेश चला और वो संदेश ने बहुत काम किया। लिफाफे में भर भर के लिखा हुआ एक संदेश आया और उनके पुराने कार्यकर्ताओं के पास चला गया और कहा गया कि आपको अब जेडीयू से कुछ लेना देना नहीं है, आपको अपना काम ईमानदारी से करना है और हर हाल में करना है। तो जैसे ही वो संदेश लिफाफे में भर के पहुंचा लोगों के पास, तो वो बड़ी मजबूती से काम किया। और देखिए, बीजेपी का चुनावी प्रबंधन इसी को कहते हैं कि वो संदेश हर कार्यकर्ता तक पहुंचे, इसका पूरा ध्यान रखा गया। ऐसा नहीं है कि संदेश भेज कर और छोड़ दिया गया। संदेश किसे दिया गया है और उस संदेश का फोन नंबर क्या है जिसके पास गया है, वो सब पार्टी को देना पड़ा। और जब ऐसे देना था तो संदेश फिर कैसे नहीं पहुंचाते जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, उनको पहुंचाना पड़ा और बूथ स्तर तक वो संदेश पहुंचा। और उस संदेश के पास बाद ऐसा उनमें एनर्जी आया कि महाराजगंज में वो हेमनारायण शाह के पीछे लग गए। और जब लगे तो परिस्थितियां चेंज हो। मैं ये नहीं कहता कि हेमनारायण शाह चुनाव पूरी तरह से जीत गए हैं या विशाल जायसवाल चुनाव हार गए हैं, मैं नहीं कह रहा। विशाल जायसवाल के लिए भी संभावनाएं हैं, क्योंकि जिस तरह से यादव मत और जिस तरह से मुस्लिम मत एकजुटता के साथ विशाल जायसवाल के साथ दिखे, जिस तरह से महागठबंधन के वोटर विशाल जायसवाल के साथ दिखे, वो उनको एक सकारात्मक ऊर्जा देती है। देखिए, यहाँ जो वोट कटा है
चाहे वो नीतीश द्विवेदी ने वोट लिया है, चाहे वो वोट सुनील राय ने जनसुराज के कैंडिडेट ने लिया है, वो सब वोट किसका कटा है? वो वोट एनडीए का कटा है। लेकिन समीकरणों में जो एनडीए को आप देखेंगे तो वो बहुत मजबूत है, जमीन पर भी, कार्यकर्ता के मामले में भी, और वोटों का समीकरण देखेंगे, नीतीश कुमार के वोटर, बीजेपी के वोटर, चिराग पासवान के वोटर, जीतन राम मांझी के वोटर, उपेंद्र कुशवाहा के वोटर, तो वैसे समीकरणों में भी एनडीए काफी आगे है। तो वोट कुछ कटेंगे भी तो भी वो डटेंगे, और वो डटना ही जदयू को मजबूती देगा। तो मेरा अनुमान जो है वो महाराजगंज को लेकर मैंने इसलिए क्लियर किया क्योंकि मैं खुद कई बूथों पर गया था। उसके बाद महिला मतदाताओं का जिस तरह से टर्नआउट हुआ है वो एक संदेश देने के लिए काफी है। महाराजगंज में बड़ी मजबूत लड़ाई है, लेकिन इस मजबूत लड़ाई के पीछे जो संदेश है वो संदेश यही कहता है कि यहाँ का सिचुएशन जो है वो जदयू के पक्ष में झुका हुआ है, आरजेडी के पक्ष में झुका हुआ नहीं। यदि मतदाताओं में ज्यादा गोलबंदी नहीं हुई होगी, जो कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हुआ है, स्पष्ट बूथों पर दिखा कि मतदाता जो आरजेडी के हैं वो अपने प्रत्याशी के लिए गोलबंद है, और जो एनडीए के हैं वो अपने प्रत्याशी के लिए गोलबंद है। सीधा सीधा मुकाबला हुआ। कई बूथों पर जो मैंने दौरा किया वहां ये स्पष्ट दिखा कि एनडीए और महागठबंधन दोनों के वोटर अपना अपना वोट गिरा रहे हैं, और वैसी परिस्थिति में जब देखा जाए तो वोट के समीकरणों में नीतीश कुमार का पलड़ा भारी पड़ता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं महाराजगंज की स्थिति क्या होगी। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना कोई विचार है तो उसे बड़ी शालीनता ढंग से आप रखिए, आपके विचारों को हम सम्मान करते हैं और उतना ही इज्जत देते हैं जितना हम अपनी बात को कह रहे हैं आपको सुनने और आपको समझाने के लिए। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। नमस्कार।